नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूएपीए पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में कहा पत्रकार डर में हैं, आलोचना पर जेल का खतरा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पत्रकार एआई समिट पर सवाल उठा दें तो उसे जेल हो सकती है। अगर कोई पत्रकार एआई समिट पर सवाल उठाए तो उसे जेल हो सकती है। यह गंभीर बात दिल्ली हाईकोर्ट में यूएपीए कानून पर सुनवाई के दौरान कही गई। हाईकोर्ट में यूएपीए के कुछ धाराओं को फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और अन्य संगठनों ने चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूएपीए की कुछ धाराएं बहुत अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल करके पत्रकारों और आलोचकों को डराया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि यूएपीए की धाराओं की परिभाषा बहुत फैली हुई और बिना सीमा की है। उन्होंने कहा कि अब कोई सीमा नहीं बची है। अगर कोई पत्रकार कह दे कि एआई समिट ठीक नहीं हो रही तो उसे जेल हो सकती है। पत्रकार हमेशा इस डर में रहता है कि सरकार की आलोचना कहीं देश विरोधी न मान ली जाए। वकील ने साफ किया कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है, जब तक कोई हिंसा भड़काने या हिंसा को बढ़ावा देने की बात ना करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। बाबर नाम की मस्जिद पर रोक की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उस याचिका में कहा गया था कि देश भर में किसी भी मस्जिद का निर्माण या नाम बाबरी मस्जिद के नाम पर नहीं होना चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया था कि मुगल शासक बाबर हिंदू विरोधी आक्रमणकारी था, इसलिए उसके नाम पर किसी भी धार्मिक ढांचे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता देवकीनंदन पांडे की कुछ दलीलें सुनने के बाद ही बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया। जनरल नरवणे बोले भारत चीन तनाव की जड़ सीमा विवाद है। बोले सीमा तय नहीं, इसलिए बार बार टकराव होता है। जनरल नरवणे ने बताया कैसे सुलझाया जा सकता है विवाद। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में तनाव की सबसे बड़ी वजह दोनों देशों की सीमा का तय न होना है। वो असम के डिब्रूगढ़ में अपनी नई किताब द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी के विमोचन के दौरान बोल रहे थे। जनरल नरवणे ने कहा कि एलएसी नक्शे पर पूरी तरह तय सीमा नहीं है, जो कि भारत चीन के बीच बार बार विवाद होता है। उन्होंने बताया कि भारत हमेशा से साफ कहता आया है कि चीन की तरफ से जोर जबरदस्ती या अकेले बल प्रयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनरल नरवणे ने कहा इसी अस्पष्ट सीमा की वजह से लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में टकराव होते रहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2020 में गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गंभीर झड़प हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे टकराव रोके जा सकते हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच कई समझौते पहले से मौजूद हैं जिनका मकसद हालात बिगड़ने से रोकना है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि भारत और बांग्लादेश ने 2015 में जमीन की अदला बदली कर सीमा विवाद सुलझाया था। वैसा ही समाधान चीन के साथ भी बातचीत और आपसी समझ से निकल सकता है। जनरल नरवणे ने जोर देकर कहा कि सीमा विवाद कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। इस बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। राहुल ने ट्रेड डील पर मोदी को घेरा, बताया शर्मनाक आत्मसमर्पण। बोले हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई। बोले जवाब पीएम पर डाले गए ग्रिप्स और चोक्स में छिपा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को शर्मनाक आत्मसमर्पण बताया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने संसद में दिए अपने भाषण का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि व्यापार समझौते पर संसद में अपने भाषण में मैंने जी-जुत्सु यानी एक मार्शल आर्ट का उदाहरण क्यों इस्तेमाल किया। अमेरिकियों को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई। वो सवाल पूछते हैं अमेरिका को हमारे तेल आयात तय करने देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता क्यों किया गया। बिना किसी पारस्परिक वादे के हर साल $100 बिलियन का अमेरिकी आयात बढ़ाने पर सहमति क्यों दी गई। मैंने ये क्यों कहा ये समझौता भारत को एक डेटा कॉलोनी बना सकता है। मोदी जी ऐसा समझौता क्यों मानेंगे जिसमें भारत इतना कुछ दे रहा है और बदले में बहुत कम मिलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा यह शर्मनाक आत्मसमर्पण का जवाब प्रधानमंत्री पर डाले गए ग्रिप्स और चोक्स में छिपा है। मानहानि केस में कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद लौटे राहुल गांधी। मानहानि के मामले में आज राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। वो करीब 20 मिनट तक वो अदालत के अंदर रहे। कुछ देर बाद ही वो बयान दर्ज कराकर बाहर निकल आए। बाहर यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। ये केस उस बयान से जुड़ा है जो राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिया था। आरोप है कि उस बयान में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।
प्रियंका गांधी ने हेमंता पर हमला बोला, कहा कि गलत राजनीति कर रहे हैं। कहा असम के युवाओं की बात करें, परिवार को ना घसीटें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से रिश्तों के आरोप लगाना और उनके परिवार व बच्चों को निशाना बनाना गलत राजनीति है। उन्होंने कहा कि राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं, एक जो सकारात्मक राजनीति करता है और दूसरा जो लोगों को बांटने की राजनीति करता है। प्रियंका गांधी के अनुसार गौरव गोगोई प्यार और सकारात्मक सोच की राजनीति करते हैं, इसलिए उन पर ऐसे हमले हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने साफ किया कि किसी भी नेता के परिवार और बच्चों को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि असम की जनता ये सब समझती है। जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने पर उन्होंने कहा, मैं वहां राजनीति करने नहीं गई बल्कि एक महान कलाकार को सम्मान देने गई थी। जुबिन गर्ग राजनीति से ऊपर थे और उनका शमशान स्थल पवित्र जगह है, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत से विदेशी पैसा निकला 15 साल के निचले स्तर पर। सवाल उठा, विदेशी निवेशकों का क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा उठ रहा है? भारत के शेयर बाजार में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशक यानी जो बाहर के देशों से आकर भारत में पैसा लगाते हैं, वो धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहे हैं। इस वजह से NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उनकी हिस्सेदारी पिछले 15 सालों में सबसे कम हो गई है। दिसंबर तिमाही में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी सिर्फ 16.7% रह गई, यानी हर 100 रुपए में से सिर्फ 17 रुपए विदेशी निवेशकों के हैं। साल 2025 में अब तक विदेशी निवेशकों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। इस खबर पर कहा जा रहा है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना भरोसा है। वहीं विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध शांत होता है, ईरान अमेरिका तनाव कम होता है, दुनिया में डर और अनिश्चितता घटती है, तो विदेशी निवेशक फिर से भारत में पैसा लगा सकते हैं। भारत अमेरिका की पैक्स सिलिका पहल में शामिल हुआ। AI और खनिज सप्लाई पर वैश्विक गठबंधन। भारत ने शुक्रवार को अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने का समझौता किया। इस पहल का मकसद अहम खनिजों जैसे लिथियम, रेयर अर्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मजबूत और सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना है। इस समझौते पर हस्ताक्षर के समय भारत सरकार की ओर से अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। अमेरिका की ओर से भारत में अमेरिकी दूत सर्जियो गोर भी समारोह में शामिल हुए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पैक्स सिलिका सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि तकनीक और क्षमता का गठबंधन है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते और आपसी रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिशें चल रही हैं। ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी, बोले समझौता नहीं हुआ तो बुरी चीजें हो सकती हैं। बोले 10 दिनों के भीतर स्थिति साफ होगी कि अमेरिका क्या करेगा। ईरान बोला वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ एक ठोस और सार्थक समझौता करना होगा, क्योंकि इस समय मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती की जा रही है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका को इससे आगे जाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर स्थिति साफ हो जाएगी कि अमेरिका क्या कदम उठा सकता है। ये बयान ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में साबित हो चुका है कि ईरान के साथ समझौता करना आसान नहीं है, लेकिन अगर सही समझौता नहीं हुआ तो बुरी चीजें हो सकती हैं। बता दें, एक दिन पहले ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर संकेत दिया था कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उन्होंने ब्रिटेन को भी चेतावनी दी कि वो हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता न छोड़े, क्योंकि वहां मौजूद डिएगो गार्सिया एयरबेस ईरान के खिलाफ कार्रवाई में काम आ सकता है। ट्रंप की बयानबाजी के बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी। ईरान ने कहा कि अगर उस पर हमला किया गया तो क्षेत्र में मौजूद दुश्मन ताकत के सभी सैन्य अड्डे, सुविधाएं और संपत्तियां उसके लिए वैध निशाना होंगी। अपने पत्र में ईरान ने कहा कि ट्रंप के हालिया बयानों से सैन्य हमले का वास्तविक खतरा दिखाई देता है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर सैन्य कार्रवाई होती है तो वो पूरी ताकत से जवाब देगा और किसी भी अनियंत्रित और अप्रत्याशित नतीजे की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। अमेरिका यूके में ईरान हमले को लेकर तनाव बढ़ा।
ब्रिटेन ने ट्रंप की मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने वाली अपील ठुकराई। बोले ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। ब्रिटेन सरकार ने अमेरिका की उस अपील को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें अमेरिका ने कहा था कि वो ईरान पर संभावित हवाई हमले के लिए ब्रिटिश एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की सरकार ने कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है और वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते। अमेरिका ने ईरान पर संभावित हमलों की तैयारियां तेज कर दी हैं और मध्य पूर्व में अपने वायु और सेना की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि वो ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया जैसे मिलिट्री बेस से अपने हमले लॉन्च कर सके, लेकिन ब्रिटेन ने अनुमति नहीं दी। ब्रिटेन का कहना है कि किसी भी सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा लेने से पहले कानूनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए वह फिलहाल सिर्फ अपने बेस को रक्षा के लिए सीमित रखेगा और अमेरिका के अनुरोध को मंजूरी नहीं देगा। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में पहुंचा भारत ने ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा लिया। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में इस बार भारत ने ऑब्जर्वर यानी देखने वाले देश के रूप में हिस्सा लिया। भारत की तरफ से वॉशिंगटन डीसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नामग्या सी खंपा बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस बैठक में सिर्फ प्रक्रिया को समझने और देखने के लिए हिस्सा लिया, न कि बोर्ड का सदस्य बनने के लिए। भारत के अलावा जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम भी ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुए। कुल मिलाकर 40 से ज्यादा देशों और यूरोपीय यूनियन ने इस बैठक में अपने प्रतिनिधि भेजे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो नेताओं में शामिल थे जिन्होंने बोर्ड के सदस्य के रूप में बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश लड़ाई नहीं रोकते तो वो उन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे। ट्रंप करेंगे एलियन और यूएफओ फाइल से सार्वजनिक। एप्स्टीन विवाद से ध्यान क्या हटाने की कोशिश है ये। यूएफओ दस्तावेजों पर अमेरिका में नई बहस तेज। ट्रंप ने एलियन और यूएफओ से जुड़े सरकारी फाइलें सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की। इस पोस्ट को व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट से भी साझा किया गया है। ट्रंप ने कहा कि लोगों में एलियन और यूएफओ को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। इसी वजह से उन्होंने रक्षा विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया है कि एलियन, अज्ञात उड़ने वाली चीजों यानी यूएफओ और यूएपी से जुड़ी फाइलों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक किया जाए। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर विवाद चल रहा है। कई आलोचकों का कहना है कि एलियन फाइल्स की बात करके ट्रंप सरकार एप्स्टीन मामले से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। आलोचकों ने सवाल उठाया कि अगर सरकार सच में जनता की दिलचस्पी का सम्मान करती है तो एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें अब तक पूरी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। बता दें, इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी ये कह चुके हैं कि कुछ अज्ञात उड़ने वाली चीजों को लेकर सरकार के पास जानकारी है। तब ट्रंप ने ओबामा पर गोपनीय जानकारी उजागर करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब खुद वही फाइलें जारी करने की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई को पुलिस ने रिहा किया। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने से हुए थे गिरफ्तार। इंग्लैंड के किंग चार्ल्स तृतीय के भाई पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है। उन्हें सरकारी पद पर गलत व्यवहार के शक में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उन पर आरोप था कि उन्होंने कुख्यात जेफरी एप्स्टीन को गोपनीय सरकारी दस्तावेज भेजे थे। एंड्रयू की गिरफ्तारी के करीब 11 घंटे बाद पूर्वी इंग्लैंड में उनके घर के पास से स्टेशन से निकलते समय एक कार से फोटो खींची गई थी। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें जांच के तहत रिहा किया गया है। इसका मतलब है कि उन पर ना तो कोई आरोप लगाया गया है और ना ही उन्हें बरी किया गया है। सलीम खान की सेहत पर अब कोई अपडेट नहीं देगा अस्पताल। परिवार की मांग, सलीम खान की हेल्थ रहे निजी। वरिष्ठ स्क्रीन राइटर सलीम खान इस समय मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इलाज चल रहा है। अस्पताल ने पहले उनकी सेहत को लेकर एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया था, लेकिन अब कोई भी अपडेट जारी नहीं किया जाएगा। दरअसल सलीम खान के परिवार ने अस्पताल से साफ कहा है कि उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी निजी रखी जाए। खबरों के मुताबिक सलमान खान और उनके परिवार अस्पताल की ओर से जारी सार्वजनिक बयान से खुश नहीं था। परिवार के करीबी सूत्र ने बताया कि सेहत एक निजी मामला है और इस पर मीडिया को जानकारी देना परिवार की अनुमति के बिना
नहीं होना चाहिए। परिवार का मानना है कि भले ही लोगों की दिलचस्पी सलीम खान की सेहत में हो, लेकिन इस तरह की खबरों से अनावश्यक अटकलें और मीडिया दबाव बढ़ता है, जिससे बचना जरूरी है। वहीं पहले दी गई जानकारी में डॉक्टर ने बताया था कि सलीम खान को झटके आ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा था, इसलिए इलाज किया गया, हालत ना बिगड़े इसीलिए वेंटिलेटर लगाया गया। उन्होंने साफ कहा यह कदम सिर्फ सावधानी के लिए था, ना कि किसी गंभीर स्थिति की वजह से। अस्पताल में भर्ती होने के बाद से सलीम खान से मिलने उनके परिवार और इंडस्ट्री के लोग पहुंच रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.